हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अनुसंधान की विशेषताओं के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। उन सभी विशेषताओं को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के संदर्भ में हम यूनिट वाइज कंप्लीट विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप हमारी उन वीडियोस को देखना चाहते हैं यूनिट वाइज, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो प्लेलिस्ट बनी होगी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके, वहां से आप कंप्लीट पाठ्यक्रम को एक साथ पूरा वहां से आप उसका एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी जो ये प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और उस ग्रुप के माध्यम से जो हमारे नोट्स है वो नोट्स आपको मिल पाएंगे। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। उस वेबसाइट के माध्यम से भी आपको जो कंटेंट है वो कंटेंट मिल पाएगा। और यदि आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं हमारी टीचिंग स्टाइल को लेकर के, हमारी कंटेंट को लेकर के, तो आप हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, वो चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो। और यदि आप किसी भी टॉपिक को लेकर के, वो चाहे रिसर्च से रिलेटिव हो, वो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित हो, वो चाहे किसी भी यूनिट से संबंधित कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, अगर आप उस टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू वो टॉपिक जरूर बताइएगा और हम आपको उस टॉपिक पे डिटेल में अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो ये आज की जो ये कंप्लीट जो ये वीडियो है, ये वीडियो अनुसंधान की विशेषताओं पर रहने वाली है, जहां पे हम अनुसंधान की विशेषताओं को एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और हम ये जानेंगे कि अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। उन सभी प्रमुख विशेषताओं को एक एक करके समझ लेते हैं कि किस तरह से जो रिसर्च होता है उस रिसर्च की वास्तव में क्या विशेषताएं होती है। यहां पे हम 8 प्रमुख विशेषताओं को एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से जो कौन सी जो विशेषता है वो किस संदर्भ में होती है अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें कि सबसे पहले है वस्तुनिष्ठता। जो हमारा रिसर्च है, हमारा कंप्लीट रिसर्च वस्तुनिष्ठता पर आधारित होना चाहिए। वो इस तरह से होना चाहिए, किसी भी तरह के जो पूर्वाग्रह है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिए। यानी कि जो रिसर्चर है, रिसर्चर जब रिसर्च करे वो किसी भी प्रकार के जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह से वो ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे रिसर्च पर पड़ता है। जो हमारा अंत में जो रिसर्च का जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट पे उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जो हमारा संपूर्ण जो रिसर्च है वो रिसर्च वस्तुनिष्ठता पर आधारित होना चाहिए। और दूसरा है विश्वसनीयता। जो हमारा रिसर्च है, रिसर्च विश्वसनीयता पर आधारित होना चाहिए। यदि विश्वसनीयता पर आधारित होगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिसर्च का जो लेवल है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। वो सत्य पर आधारित होना चाहिए, वो आंकड़ों पर इस तरह से होना चाहिए जो हम उन आंकड़ों को सत्यापित कर सके। उसमें उन भरपूर आंकड़ों का प्रयोग होना चाहिए जिन आंकड़ों को हम सत्यापित कर सके, यानी कि आंकड़े विश्वसनीय होने चाहिए। तब जाकर के उस रिसर्च में जब हम उनका प्रयोग करेंगे तो उसमें सत्यापनशीलता का गुण पाया जाएगा, ताकि हम समय समय पर उनको सत्यापित भी कर सके। तो इस तरह से जो हमारा संपूर्ण जो रिसर्च है वो विश्वसनीय होना चाहिए। जो भी हम उसमें मेंशन करें, डेटा को, किसी की बात को कोट करें, वो सब विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं कहीं से जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का समावेश हमने उसमें किया है, जो भी हम आंकड़ों का उसमें प्रयोग करें
वो किसी ना किसी ऐसी ऑथेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑथेंटिक उसकी वेबसाइट है, उनसे उन डेटा को लिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे रिसर्च की जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ जाएगी। विश्वसनीय होना चाहिए, जिससे कि उन सभी तथ्यों को हम सत्यापित कर सके समय समय पर। उनको अगर सत्यापित किया जाएगा तो ये किस तरह से सत्यापनशीलता का ये उसमें गुण पाया जाएगा, तब जाकर के वो विश्वसनीय होगा वो रिसर्च। और तीसरा है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता यानी कि किस संदर्भ में, जो हमारा रिसर्च हो वो रिसर्च निश्चित होना चाहिए। जो भी उसका रिसर्च से अंत में जो रिजल्ट निकले वो रिजल्ट निश्चित होना चाहिए। शोध से जो भी निष्कर्ष निकले, रिजल्ट निकले, वो निश्चित होना चाहिए, जिसमें जो भी शोध की विधि हो, शोध के परिणाम हो, ये सभी उसमें निश्चित होने चाहिए, ताकि उस रिसर्च की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता बेहतर हो सके। जब वो रिसर्च की गुणवत्ता बेहतर होगी तभी वो अच्छा रिसर्च कहलाता है। और चौथा है वैधता। रिसर्च में वैधता भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। यदि उसमें वैधता होगी तब जाकर के वो रिसर्च बेहतर रिसर्च कहलाएगा। जो वैधता है वो इस तरह से होनी चाहिए, शोध वस्तुनिष्ठ होना चाहिए तथा त्रुटि से वो मुक्त होना चाहिए, संपूर्ण शोध वो वैध होना चाहिए। उसमें वैलिड जो भी डेटा है, जो भी रिसोर्सेस है, उन सभी का प्रयोग होना चाहिए, तब जाकर के वो जो रिसर्च है वो वैलिड होगा। और वैधता में भी किस तरह से हम दो संदर्भ में वैधता को देखते हैं, जिसमें कि आंतरिक वैधता। आंतरिक वैधता किस संदर्भ में, किस तरह से आंतरिक वैधता होती है? आंतरिक वैधता वो होती है जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य बेहतर कारण संबंध स्थापित करने में वो रिसर्च सक्षम होता है। यानी कि जो रिसर्च के दौरान जो वेरिएबल होते हैं, उन वेरिएबलों में जब रिसर्च के दौरान बेहतर कारण संबंध स्थापित हो जाते हैं तो उसे आंतरिक वैधता कहते हैं। अगर मैं यहां पे ये कहूं कि जो वेरिएबल है यानी कि जो चर है वो होता क्या है? चर वो होता है जिस पर शोध करता है, वह ही चर होता है। यानी कि जिन पे एक शोध करता है और वह ही वेरिएबल कहलाते हैं रिसर्च की, वही चर कहलाती है रिसर्च की। और इसी संदर्भ में आंतरिक वैधता को देखा जाता है कि किस तरह से जब दो चरों या दो से अधिक चरों के मध्य बेहतर कारण संबंध स्थापित करने में रिसर्च सक्षम होता है तो उसे हम आंतरिक वैधता कहते हैं। बाह्य वैधता। बाह्य वैधता इस रूप में होता है, शोध की चर ना होने पर शोध को जब वो प्रभावित करे और उन बाह्य कारणों को जब हम नियंत्रित कर लेते हैं, उसमें हम काबू पा लेते हैं, तो वो बाह्य वैधता कहलाती है। यानी कि ऐसी चर, ऐसे वेरिएबल जो हमारे रिसर्च से संबंधित है ही नहीं, दूर दूर तक उसका हमारे रिसर्च से नाता नहीं है, यदि हम उन चरों से अपने शोध को प्रभावित होने से बचाते हैं और उनका इंपैक्ट अपने शोध पे नहीं आने देते हैं, तो वो बाह्य वैधता कहलाती है। यानी कि शोध की चर ना होने पर जो शोध को प्रभावित करते हैं वो बाह्य वैधता कहलाती है। और इन बाह्य चरों को हमें नियंत्रित करना होता है और ताकि उनसे हमारा रिसर्च प्रभावित ना हो सके। यानी कि बाह्य वैधता वो होती है जिनका संबंध हमारे रिसर्च से नहीं होता है और हमारे वो रिसर्च को प्रभावित करते हैं, वो बाह्य वैधता कहलाती है। और बाह्य कारकों को हमें नियंत्रित करना होता है ताकि उससे हमारा रिसर्च प्रभावित ना हो सके, उसका इंपैक्ट हमारे रिसर्च पे ना पड़े, क्योंकि वो जो वेरिएबल है
वो जो चर है हमारे रिसर्च से संबंधित है ही नहीं। तो इस रूप में ये बाह्य वैधता होती है। अगला है पांचवा, सामान्यकरण। रिसर्च का सामान्यकरण होना बहुत जरूरी है। हर शोध का उद्देश्य सामान्यकरण स्थापित करना होता है, जिसमें कि जो सैंपल है सैंपल समान हो, निष्कर्ष के बाद जो विकसित अवधारणा है वो समान और सत्य होनी चाहिए। यानी कि जब हम रिसर्च करें, रिसर्च के दौरान सामान्यकरण का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि जो रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष निकले, जो भी अवधारणाएं हम विकसित करें, उन सब का सामान्यकरण किया जाना चाहिए, जो समाज के हर लोगों के लिए वो बेहतर साबित हो सके, उनके लिए उपयोगी हो सके। तो इस रूप में रिसर्च में सामान्यकरण का अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। और अगला है वो है व्यवस्थित। जो रिसर्च है वो व्यवस्थित होना चाहिए। रिसर्च ही नहीं, अगर हम हर कार्यों के संदर्भ में देखते हैं, जो व्यवस्थितकरण है, जो सिस्टमैटिक है, अगर वो कार्य संपूर्ण तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से वो संपादित किया जाता है। इसी रूप में रिसर्च भी व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। जब वो सिस्टमैटिक होगा तो कहीं ना कहीं हमारा शोध बेहतर होगा और उसके रिजल्ट भी बेहतर निकलेंगे। शोध व्यवस्थित होना चाहिए, जिसके बाद समय समय पर उसका निरीक्षण किया जाए और शोध निश्चित प्रक्रिया का उसमें पालन होना चाहिए। जब निश्चित प्रक्रिया का पालन होगा और समय समय पर उसका निरीक्षण किया जाए और जो उसमें तथ्यों एवं जो भी रिसोर्सेज का जो प्रयोग हो वो भी व्यवस्थित तरीके से हो, तो इन सब के कारण जो हमारा रिसर्च है वो बेहतर होगा, उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी। और अगला है तार्किक। रिसर्च तार्किक होना बेहद जरूरी है। अगर रिसर्च तार्किक होगा, तर्कों के आधार पर उसमें विश्लेषण किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च बेहतर होगा। संपूर्ण शोध हमारा तर्कों पे आधारित होना चाहिए। यदि तर्कों पे आधारित हमारा रिसर्च होगा तो वह ही बेहतर रिसर्च कहलाता है। और रिसर्च की एक ये खासियत है कि वो तर्कों पे आधारित होता है। अगला है आठवां, जो कि लास्ट भी है, यह है चक्रीय। चक्रीय किस रूप में? जो रिसर्च है, रिसर्च वास्तव में एक चक्रीय प्रक्रिया है जो एक इस साइकिल के रूप में कार्य करती है। जब कोई एक रिसर्चर रिसर्च करता है, वो किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, और जब वो किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो रिसर्चर उस पर काम करता है और वो इस प्रॉब्लम पे इस तरह से काम करता है और इसका समाधान निकालने का प्रयास करता है और इस प्रॉब्लम को एक इस बिंदु पे छोड़ देता है, यानी कि एक अगली प्रॉब्लम पे वो छोड़ देता है। यानी कि एक प्रॉब्लम पे वो काम करता है और उस प्रॉब्लम का वो समाधान देता अपने रिसर्च के माध्यम से, और अंत में वो किसी अन्य प्रॉब्लम पे उसको वो छोड़ देता है। यानी कि अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है, क्योंकि एक समस्या से प्रारंभ होती है और एक समस्या पे वो समाप्त हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस प्रॉब्लम पे रिसर्चर काम करता है, और जब वो रिसर्चर उस रिसर्च पे उस प्रॉब्लम पे वो काम करता है तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम के संदर्भ में वो समाधान देता है और उसका काम खत्म हो जाता है, और वहीं से एक अन्य प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और उसके बाद कोई अन्य रिसर्चर उस प्रॉब्लम पे काम करेगा, वो भी इसी तरह से उसके संदर्भ में समाधान देगा और अन्य प्रॉब्लम पे उसका एंड कर देगा। तो इस रूप में रिसर्च के संदर्भ में ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक समस्या से प्रारंभ किया जाता है कार्य और दूसरी समस्या पे उसको समाप्त किया जाता है। तो इस तरह से अनुसंधान की ये प्रमुख विशेषताएं हैं
जिनको हमने यहाँ पे एक एक करके समझा है, बड़े ही विस्तार पूर्वक समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आप अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू उस टॉपिक को बता दीजिएगा और आपको हम उस टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।